गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका टी-कोड एग्ज़ाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, 68वीं भारत में अपराध 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के गायब होने के मामले में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहले स्थान पे है? देखते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दिल्ली जो है वो 68वीं भारत में अपराध 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में सबसे ज़्यादा बच्चों के गायब होने के मामले दर्ज हुए हैं। इनके बारे में देखा जाए तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी 68वीं भारत में अपराध 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बच्चों के गायब होने के मामले में देश की राजधानी पहले स्थान पे है। ठीक है, तो इससे हमें दो चीज़ पता चलती है। पहली बात तो जो भारत में अपराध 2020 वार्षिक रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? वो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे ज़्यादा जो बच्चे गायब हुए हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में गायब हुए हैं। जब देश की राजधानी की ये स्थिति है तो अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेश का क्या स्थिति होगा, आप ये सोच सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इसके बाद जो है मुंबई दूसरे स्थान पर, बेंगलुरु जो है तीसरे स्थान पे। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे ज़्यादा जो बच्चे गायब होते हैं सबसे ज़्यादा पहले दिल्ली में, फिर उसके बाद देखा जाए तो मुंबई में, फिर उसके बाद देखा जाए तो बेंगलुरु में। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में प्रतिदिन 10 बच्चे जो हैं वो गायब हो जाते हैं। आगे देखते हैं, गायब होने वाले बच्चों में देखा जाए तो 70% जो हैं वो लड़कियां शामिल हैं। हालांकि 2019 की तुलना में 2020 में गायब होने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। स्टार कर लीजिए, ऐसे स्टेटमेंट बनते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक तुलनात्मक रिपोर्ट है। 2019 को आधार में रख करके 2020 में रिपोर्ट जारी किया गया है कि यहाँ इस रिपोर्ट में महिलाओं की भी स्थिति को देखा गया है कि महिलाओं के प्रति किस तरह का जो अपराध होता था वो कितना है। तो उसमें भी काफ़ी मतलब एक तरीके से थोड़ा पॉजिटिव दिखा है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा ही है फ्रेंड। अभी बहुत कार्य करना इस क्षेत्र में बाकी है। ये बहुत ही देखा जाए तो एक शर्म वाली भी चीज़ है कि देश की राजधानी की ये स्थिति है। बाकी चीज़ ठीक है कि धीरे धीरे उस चीज़ में कमी आ रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन और भी तेज़ी से इस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। बाकी आप लोग का वर्क सिर्फ आज एक यही वर्क होगा क्योंकि आज संडे है, आज आप लोग एंजॉय करिए। तो आज आप लोग के लिए वर्क ये है फ्रेंड कि आप सिर्फ NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, किस समिति के आधार पे सुझावों पे इसकी स्थापना की गई, किस वर्ष की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके पेरेंट जो डिपार्टमेंट है इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, और तीसरा जो है मतलब मेन जो है कि ये NCRB के कार्य क्या हैं। ठीक है, ये आप बस बताएंगे, बस आज आपका यही वर्क होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य से जुरासिक युग की हाइबोडोंट शार्क की एक प्रजाति के दांत मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है? शार्क था, ठीक है, जुरासिक युग की हाइबोडोंट शार्क की जो एक प्रजाति थी उसके दांत मिले हैं किसी राज्य से, उसके बारे में देखते हैं। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ए, यानी कि राजस्थान से मिले। इसके बारे में देख लेते हैं। तो राजस्थान के जैसलमेर से पहली बार जुरासिक युग लगभग 160 से लेकर के 168 मिलियन वर्ष जो है प्राचीन जो है, तो जुरासिक युग की हाइबोडोंट शार्क की एक प्रजाति के दांत मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। बस डायरेक्ट यही प्रश्न आ सकता है अगर प्रश्न पूछेगा भी तो, कि कहाँ से मिली है। तो ये अनएक्सपेक्टेड ही होगा लोगों को कि राजस्थान, भाई वहाँ पे समुद्र नहीं, लेकिन कभी ऐसा हुआ करता था। ठीक है, तो जुरासिक युग की बात कर रहा है। उस समय जो एक शार्क की प्रजाति है, हाइबोडोंट शार्क की एक प्रजाति है, उसी के दांत हमें राजस्थान के जैसलमेर से मिला है। वहाँ पे हाइबोडोंट शार्क की एक विलुप्त समूह है। ये ट्रायसिक और प्रारंभिक जुरासिक युग के दौरान समुद्री व नदी परिवेशों दोनों में मछलियों का एक प्रमुख समूह था। ठीक है, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस संस्था के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, SBI के द्वारा, PFC के द्वारा या फिर सेल के द्वारा? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया गया। इसके बारे में देखें तो अग्रिड बिजली NBFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस बॉन्ड के जारी करने के साथ ही जो है पीएफसी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय धन उगाने के लिए यूरोपीय बाजार में भी इसी के साथ क्या है, पीएफसी ने प्रवेश कर लिया है। ठीक है, यह बाजार की ओर से जारी होने वाला यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। इसके अलावा यह किसी भी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो है। ठीक है, एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा पहली बार जारी किया गया ये पहला जो है यूरो है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी बात करें पीएफसी के बारे में यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड न्यू दिल्ली है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? चेन्नई हवाई अड्डा, गया हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा या फिर कुशीनगर हवाई अड्डा। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कुशीनगर हवाई अड्डे को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। एक तरीके से फ्रेंड ये यूपी स्पेशल भी है, यूपी स्पेशल न्यूज़ में भी आप इसको रख सकते हो। ठीक है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। इससे बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही में आसानी होगी। ठीक है, 600 एकड़ के क्षेत्र में फैले इस हवाई अड्डे को पिछले फरवरी में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था। तो पिछले फरवरी यानी कि 2020 की बात करें, इसको डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था। और फ्रेंड ये लाइसेंस जो है ना इसी वर्ष समाप्त होने वाला हो गया था, लगभग 21 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था, लेकिन फिर से उसको एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि इस लाइसेंस की वैधता को 21 फरवरी 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, बाकी मेन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए ये चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है किन देशों के बीच साझेदारी ऑकस की घोषणा की गई है? ऑकस यूएसए, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त तीनों। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम और साथ ही साथ देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिल करके ऑकस की घोषणा की है। ऑकस फ्रेंड देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की एक नई साझेदारी की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके ऑकस यानी कि ए आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट, इसको मिला करके ऑकस है। ठीक है, ऑकस की प्रथम परियोजना ऑस्ट्रेलिया को एक परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण, ठीक है, अधिग्रहण यहाँ पे होना चाहिए था, अधिग्रहण करने में सहायता करना है। तो फ्रेंड एक देखा जाए तो इस गठबंधन से ये जो देश है, ये तीनों जो देश हैं वो आपस में तीनों देश अपने साझा हितों की रक्षा कर सकेंगे। ठीक है, इनके जो साझा हित है, जो एक जैसे हित है, उनकी रक्षा कर सकेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि इसी के साथ जो ये है परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया की मदद करने समेत रक्षा क्षमताओं में बेहतर तरीके से साझा कर सकेंगे। तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया की मदद कर सकेंगे परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी हासिल करने में। ठीक है, अभी देखिए रिसेंटली अभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है दो लोग के, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, भी रिसेंटली न्यूज़ में भी बना हुआ है, हम आगे देखेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे करंट अफेयर्स में कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में भी कुछ पनडुब्बी को लेकर के विवाद हुआ है। ठीक है, तो एक तरीके से ये जो ऑकस हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया को मदद करेगा परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी हासिल करने में, और इसी के साथ साथ इन तीनों देशों की जो साझा हित हैं उन साझा हितों की भी रक्षा कर सकेगा। ठीक है, तीनों राष्ट्राध्यक्ष देखिए, बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के हैं, स्कॉट मॉरिसन जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के, जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति यूएसए के हैं, यानी कि तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपने सहयोगी और समूहों के साथ ऑक्सस के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के इरादे की पुष्टि की है, जिसमें मॉरिशस और बाइडेन द्वारा,
ठीक है, ये आपके मॉरिशन है फ्रेंड, मॉरिशस नहीं है, ये मॉरिशन है, ये गलत कर देते हैं काफ़ी टाइपिंग करने में मुझे। मॉरिशन और बाइडेन द्वारा क्वाड यानी कि चतुर्भुजी सुरक्षा वार्ता, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है, का भी उल्लेख किया गया। ठीक है, तो क्वाड नेशन का भी उल्लेख किया। क्वाड नेशन क्वाड्रिलेटरल जो है आपका, उसमें क्वाड नेशन में कौन कौन है? अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये क्वाड नेशन का भी उल्लेख इस दौरान किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि झारखंड में शुरू किया गया है भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट। इसके बारे में देखें तो टाटा स्टील ने जमशेदपुर, जो कि झारखंड में जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट शुरू किया है। इसके साथ ही टाटा स्टील कार्बन कैप्चर तकनीकी अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी भी बन गई। तो इम्पॉर्टेंट हो गया, ये भी पूछ सकता है कि स्टील कार्बन कैप्चर जो है कार्बन कैप्चर तकनीकी अपनाने वाला देश का पहला स्टील कंपनी कौन सा है? तो टाटा स्टील है। यह ब्लास्ट फार्नेस गैस से रोजाना 5 टन कार्बन सोख कर एकत्रित करेगा, जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है, यह कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सुविधा अमीन आधारित तकनीकी का उपयोग करता है और कैप्चर किए गए कार्बन को ऑनसाइट फिर से उपयोग के लिए उपलब्ध बनाता है। ठीक है, तो अमीन आधारित तकनीकी का उपयोग करेगा और जो भी कैप्चर किया गया जो कार्बन है ना, उसको फिर से जो ऑनसाइट फिर से उसका उपयोग करने में एक तरीके से उपलब्ध करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी के द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा, सुरेश नायक के द्वारा या फिर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा? तो आंसर है बी, यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के बारे में देखें तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ किया गया है। अब इस परियोजना का हमें उद्देश्य देखना है क्या है, कि यह परियोजना का उद्देश्य है सड़क दुर्घटना को कम करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना। यानी कि जो सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं के लिए जो जिम्मेदार कारक हैं, उन कारकों की पहचान करना, उन कारकों को समझना और फिर उन जिम्मेदार कारकों को कम करके सड़क पे होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना ही क्या है, इस आई रास्ते परियोजना का उद्देश्य है। तो इसके लिए फ्रेंड पायलट आधार पर इसकी शुरुआत भी की गई है। देखा जाए तो महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे देखा जाए तो शहर जो महाराष्ट्र में एक पायलट आधार पर इसका शुरुआत किया गया है। तो शहरों में दुर्घटना को 50% तक कम करने के लिए कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नागपुर में एक पायलट आधार पर इसकी शुरुआत भी की गई है। फिर देखते हैं जिस तरीके की उसका रहेगा और जितना वो सफल रहेगा उस आधार पर पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं रास्ते का। तो इंटेलिजेंस सोल्यूशन फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? मेघा राजगोपालन, नील बेदी, आनंद कुमार, हेमंत कुमार पांडे? तो आंसर है सी, आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इसके बारे में देखें तो गणितज्ञ आनंद कुमार को उनकी सुपर 30 पहल के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दुनिया के उन लोगों को दिया जाता है जो शिक्षा और गौ सेवा, यानी कि जो गांव की गाय वगैरह की जो सेवा करते हैं, उनके लिए उन विशेष रूप से कार्य किया हो। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो आनंद कुमार जो गणितज्ञ सुपर 30 बैच चलाते, काफ़ी फेमस, इस पर मूवी भी बन चुकी है। ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार का रोल जो प्ले किया था, ठीक है, सबने देखा होगा। तो उसी के लिए आनंद कुमार ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बारे में देखें, सुपर 30 पटना स्थित रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का कोचिंग प्रोग्राम है। यह समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में से 30 मेधावी प्रतिभाओं का चयन करता है और उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश के लिए तैयार करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की
अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? इंदिरा नूई को, अर्चना सिंह को, दिव्या ज्योति को या फिर शेफाली जुनेजा को? तो फ्रेंड डी है, शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इस समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है, तो देखा जाए ICAO में भारत की प्रतिनिधि रही शेफाली जुनेजा को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन विमानन सुरक्षा समिति की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। शेफाली जुनेजा इस पद पर कार्यरत होने वाली पहली महिला है। ये सब इंपॉर्टेंट, जो चीज़ पहला होता है, पहली बार कोई चीज़ हुआ होता है या पहली बार कोई व्यक्ति जो है वो विश्व पटल पर प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग और RMI इंडिया ने हाल ही में शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ाने के लिए या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? शून्य अभियान, गति अभियान, स्वच्छ अभियान या फिर गो ग्रीन अभियान? तो फ्रेंड इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग ने RMI इंडिया के साथ मिलकर के शून्य प्रदूषण डिलीवरी वाहनों को बढ़ाने के लिए शुरुआत किया है इस पहल की। इसके बारे में देखें तो नीति और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र में डिलीवरी के मामले में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए फैक्ट्स ऑफ द डे पे आ जाते हैं। दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है राजस्थान। ठीक है, एकमात्र राज्य बना है जो दुबई वर्ल्ड एक्सपो में हिस्सा लेने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान शुरू किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। जस्ट हम लोगों ने अभी बात किया है। ठीक है, जो अभी ये जो हमारा प्रश्न था वही है, ये सेम चीज़ पूछी है। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग द्वारा। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त बने कौन है? मुनु महावर जो है वो मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। यह टाइगर रिजर्व जो है वो स्थित है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। फ्रेंड गुरु घासीदास जो थे ना, ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इनका जन्म जो हुआ था वो छत्तीसगढ़ रायचूर जिले में गिरोदीपुर गांव में ही हुआ था। ठीक है, कब? फिर 1756 में हुआ था। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ से संबंधित थे गुरु घासीदास, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है, अब चलिए आपको नहीं क्वेश्चन करूँगी, मैं क्वेश्चन करने जा रही थी, लेकिन मैंने जैसा बोला था आज से एक ही क्वेश्चन आज आपका रहेगा, तो एक ही क्वेश्चन रहेगा, बस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है 53वां टाइगर रिजर्व बना है, वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति के उपाध्यक्ष बने हैं विजय गोयल। याहू के CEO बने हैं देखिए जिम लेंजोन। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वन लाइनर में डाल दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, याहू के CEO जो बने हैं वो जिम लेंजोन बने हैं। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता और निर्देशक आदित्य चोपड़ा ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दैनिक वेतनभोगी और उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा, स्कूल शुल्क भत्ता आदि प्रदान करने के लिए लॉन्च किया है साथी कार्ड। ठीक है, साथी कार्ड किसने लॉन्च किया है? आदित्य चोपड़ा ने किया है। ये जो कि इन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो दैनिक वेतनभोगी और उनके परिवार को स्वास्थ्य बीमा, स्कूल शुल्क भत्ता प्रदान करने हेतु। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट है हमारा कि RBI इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए हैं भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी CTO यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अमित सक्सेना। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी बनी है इंदिरा नूई। ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश थी इंदिरा मल्होत्रा, सॉरी माफ़ करिएगा, इंदु मल्होत्रा इनका नाम है, इंदु मल्होत्रा। इनको 1 वर्ष के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के नए लोकपाल के रूप में, नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी के रूप में इनका नियुक्ति की गई। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में। मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी ने 12 सितंबर 2021 को कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? संत कबीर नगर और कुशीनगर में कई जो है विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। मुख्यमंत्री द्वारा पेप्सिको इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? मथुरा के कोसी काला में। ठीक है, ये अब तक का पेप्सिको का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। ये प्लांट जो है पेप्सिको इंडिया फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया है मथुरा के कोसी काला में। मथुरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, किराएदारी के विवाद में कमी लाने के लिए नया अध्यादेश लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। ग्राम उजाला योजना प्रदेश के जिले से प्रारंभ हुआ। कब हुआ? वाराणसी से हुआ। कहाँ से? 24 मार्च 2021 को प्रारंभ किया गया वाराणसी से ग्राम उजाला योजना। ये एलईडी से संबंधित है। ठीक है, जो बल्ब होता है उससे संबंधित है। उज्ज्वला अलग है, उजाला अलग है। वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान वीर प्रताप सिंह को प्राप्त हुआ। ये संबंधित है वीर प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? उन्नाव से संबंधित है, उन्नाव जिले से। ठीक है, इनको वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित सहकारिता रत्न सम्मान जो है इनको दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारे आज के करेंट्स थे। ठीक है, आज आपको जो वर्क था वो काफ़ी मैंने कम दिया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आप काफ़ी अच्छा आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी इसी तरह क्वेश्चन आपके जो करंट अफेयर्स चलते रहेंगे। मंथली भी कोशिश किया जाएगा कि मंथली भी पूरा एक साथ जो है आपका पूरा करंट अफेयर रिवीजन कराने की भी कोशिश करूँगी पूरी में। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और फ्रेंड हाँ, इस जो लोग को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूँ, इस पेपर का जो हम लोग करंट अफेयर सॉल्व करते हैं इसका जो है पीपीटी आपको या पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है आपका उस पर डिकोड के टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप वहाँ से टेलीग्राम जो है डिकोड का टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको डेली जो है जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वहाँ डेली आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।